Hello students and all the viewers, welcome to my Dental Insight YouTube channel. सो आज की वीडियो के अंदर हमने लास्ट पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमने क्लिनिकल कंसिडरेशंस पढ़नी है। दो चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। एक तो एज चेंजेस कि एज बढ़ने के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और अगली जो बात करनी है वो हमने वो डिजीज़ की बात करनी है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ है एज चेंजेस का। अच्छा, एज चेंजेस में ये होता है कि आपके ना वाइवा के अंदर टीचर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसको अगर तुम लोग पॉइंट इसके अंदर टीचर को बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और टीचर उसके ऊपर आपको फुल मार्क्स देता है। तो मैं इसको पहले इस पैराग्राफ से बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ किस तरीके का तुम लोगों ने इसको पॉइंट के अंदर टीचर को बताना है। देखो, होता ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है सलाइवा की, तो क्या होता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड का जो पैरेन्काइमल टिश्यू होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये हो गई। कितना परसेंट लॉस हो जाता है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। 30 to 60% तक ये पैरेन्काइमल टिश्यू लॉस हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड का। जब ये टिश्यू लॉस हो जाएगा तो जो एसिनर प्रोडक्शन होगी, जो वॉल्यूम होगा सलाइवरी ग्लैंड का, वो कम हो जाएगा। कितना कम है? 30% to 60%। दूसरी चीज़ ये है कि जो सलाइवरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं? एडिपोज टिश्यूज़ के साथ। अगर तुम किसी एल्डरली पेशेंट की हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखो तो उसके पैरोटिड ग्लैंड के अंदर फैट सेल ज़्यादा नजर आएंगे एज़ कम्पेयर टू यंगर, क्योंकि वो जो सेल्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के वो रिप्लेस हो रहे होते हैं किसके साथ? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब होता है फैट सेल्स। ठीक है, दूसरी बात ये है। नेक्स्ट बात ये है एन इंक्रीज इन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड वेस्कुलर एलिमेंट, यानी कि जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो वेस्कुलर एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा फाइब्रोटिक नजर आएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड। सेलुलर की बजाय वो फाइब्रोटिक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो डक्टल सिस्टम है हमारा सलाइवरी ग्लैंड का, वो भी उसके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है नॉन स्ट्राइएटेड इंट्रालोब्यूलर डक्ट, उसकी डायलेशन होनी शुरू हो जाती है एक्स्ट्रालोब्यूलर डक्ट की, एंड डी जनरेशन एंड मेटाप्लास्टिक चेंजेस होना शुरू होते हैं। मेटाप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। यही चीज़ कोई टीचर आपसे पूछ ले वाइवा के अंदर या आपकी ओएसपी के अंदर लिखने के लिए आ जाए, तो आपको किस तरीके से वो लिखना है बता रहा हूँ कि भाई तुम लोगों ने इसको क्या करना है, हेडिंग के अंदर डिवाइड कर देना है। जैसे मेरे यहाँ से यहाँ तक ये हेडिंग दी हुई है कि भाई लॉस ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यूज़। ठीक है, पहली हेडिंग ये हो गई कि हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसका जो पैरेन्काइमा होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एसिनर प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है 30 to 60%। तो पहली जो आपकी हेडिंग आ गई, ये पहला जो पॉइंट आ गया वो आपको ये आ गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड की जो सेल्स रहते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ के साथ, यानी कि रिप्लेसमेंट बाय फैट। तो पहला है हमारे पास लॉस ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू, सेकंड है रिप्लेसमेंट बाय फैट, थर्ड के अंदर ये होगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो मीन्स इंक्रीज कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ के अंदर चेंज इन डक्टल सिस्टम या डक्टल सिस्टम चेंजेस। तो ये 4 पॉइंट्स आपने याद कर लो। ये 4 पॉइंट्स अगर कोई भी टीचर आपसे वाइवा के अंदर पूछे तो तुम बता देना। मैं पूछें एज चेंजेस, सलाइवा की एज चेंजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहले आपने बताना है कि पैरेन्काइमा लॉस होना शुरू हो जाती है। दूसरी ये है कि जो सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ के साथ। चौथा ये है कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और पांचवा ये है कि डक्टल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। मीन्स पूछे क्या चेंजेस आते हैं, तो आपने बताया कि मीन्स मेटाप्लास्टिक चेंजेस आते हैं, कि डायलेशन हो शुरू हो जाती है एक्स्ट्रालोब्यूलर डक्ट की, और जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट है उनका जो नॉन स्ट्राइटेड पोर्शन होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो ओल्डर पर्सनस होते हैं उनके अंदर जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कुछ स्टडीज़ दी हुई हैं, वो स्टडीज़ पढ़ने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, कोई वो पूछेगा भी नहीं कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो मेडिकेटेड लेते हैं उनमें कम होता है और ये चीज़ें, तो ये चीज़ें छोड़ सकते हो। मगर ये 4 पॉइंट तुम लोग याद कर लो, कोई भी एज चेंजेस का पूछे तो आप उसको वो बता देना। अगले हम बात करते हैं डिजीज़ की। अच्छा, अब अगर डिजीज़ की बात करें जो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो ये दोनों दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये लोकल होगा या तो सिस्टमेटिक होगा। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। जैसे साइटोमेगालो वायरस होता है, एप्स्टेन बार वायरस होता है जो बेसिकली टंग के ऊपर करता है, फिर वो ग्लैंड्स के ऊपर अफेक्ट करता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वायरस है वो हमारे पास है मम्प्स वायरस। मम्प्स वायरस को तुम लोगों को पता होगा, मीजल्स एंड मम्प्स, वो भी आपके पास जो होते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मम्प्स एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसकी, जो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करती है। इसमें पेनफुल स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, फीवर होता है। मोस्टली ये पैरोटिड ग्लैंड को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन की उन्होंने बात बताई हुई है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड है वो अफेक्ट होता है। ठीक है,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ग्लैंड में कॉज इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग इन पेनफुल स्वेलिंग। ये दो बातें तो हो गई, या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या बैक्टीरियल की वजह से। उसके अलावा ये होता है कि जो आपकी सलाइवरी डक्ट है, सलाइवरी डक्ट थी ना जिसके जरिए सलाइवा जो था वो फ्लो हो रहा था, होता ये है उन सलाइवरी डक्ट के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टोन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो सलाइवा होता है वो माउथ के अंदर नहीं जा पाता, यानी कि डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। किसकी वजह से? स्टोन्स की वजह से। उन स्टोन्स का एक नाम है सियालोथिस। क्या है? सियालोलिथ, सही है। तो अब ये ज़्यादातर कौन सी डक्ट के अंदर होते हैं? ये सब मैंडिबुलर डक्ट के अंदर होते हैं। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के अंदर आता है कि मोस्ट कॉमन जो स्टोन जो आज कौन सी डक्ट के अंदर फॉर्म होते हैं, वो कौन सी ग्लैंड के अंदर फॉर्म होते हैं? तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसके अंदर फॉर्म होते हैं। उसके अलावा माइनर सलाइवरी ग्लैंड में फॉर्म होते हैं, मगर वो इतना कुछ मसला नहीं होता उनका, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। अब ये ग्लैंड जो होते हैं ये बहुत सारी वजह से फॉर्म हो सकते हैं। या तो आपका जो है ये किसी ट्रॉमा की वजह से फॉर्म हो सकते हैं, या म्यूकस जो होता है उसका प्लग बन जाता है। म्यूकस का जब प्लग बन जाता है तो वो ग्लैंड वो स्टोन बना लेते हैं, और वो स्टोन जो होता है फिर वो उसको आगे नहीं जाने दे रहा होता सलाइवा को, ठीक है। उसके अलावा कुछ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से आपके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन्स बन जाते हैं। तो 3 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। पहली पढ़ी हमने वायरसेस, पीछे उसके बाद पढ़े बैक्टीरियाज, और उसके बाद हमने पढ़े स्टोन्स, ठीक है। अब आ जाओ कुछ सिस्टमेटिक डिजीज़ के ऊपर, जैसे कुछ एंडोक्राइन डिजीजेस हैं, ऑटो इम्यून इन्फेक्शन एंड जेनेटिक डिजीज। सबसे पहला है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होता है वो आपका सिग्निफिकेंट अफेक्ट करता है सलाइवरी ग्लैंड उसकी सिक्रीशन के ऊपर। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें डिजीज़ का नाम है सिजोर्जन सिंड्रोम, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अलावा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, इनके नाम तुम लोग को याद होने चाहिए। वाइवा में टीचर पूछ सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम बताओ जो सलाइवा की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर जाके अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगली अगर बात करें तो वो पेशेंट जिनमें एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है या एड्रीनल ग्लैंड में मसला होता है, उनमें भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास जो सलाइवरी फंक्शन है वो आपका डिफेक्ट अफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो है वो HIV जो वायरस होता है उसकी वजह से हो सकता है, एड्स की वजह से हो सकता है। एड्स होता है तो आपकी सारी ही बॉडी के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा ये बात बता रहे हैं कि अगर लिम्फेडिनोपैथी हो गई, या जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, अगर उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई मसला हो गया तो आपको क्या हो जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट हो जाएगी, या आपके लिम्फोइड सेल्स के अंदर कोई सिस्ट बन गई, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा पैथोलॉजिक चेंजेस इन सलाइवरी ग्लैंड ऑल्सो ऑब्जर्व इन इंडिविजुअल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके अलावा जो आपकी जो सोडियम एंड क्लोराइड की जो कंसनट्रेशन है, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? म्यूकस प्लग बन सकते हैं। म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से और सोडियम और क्लोराइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से म्यूकस प्लग बन जाता है। वो म्यूकस प्लग जाके जो है वो सलाइवा के ऊपर जो आपका स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। स्टोन बनने की वजह से आपका जो होता है वो सलाइवा जो होता है वो माउथ के अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिजीज़ की वजह से हमारे पास हो सकता है। और लास्ट में इन्होंने एक डिजीज़ बताई है, वो है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ को हम कहते हैं जीरोस्टोमिया। ड्राई माउथ के ऊपर कोई ना कोई वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अच्छा, ड्राई माउथ के अंदर ये होता है ये है कि बेसिकली ये ड्राई माउथ मतलब ये होता है कि आपका सलाइवा जो है वो नहीं निकल रहा है। सलाइवा का जो फंक्शन है या तो वो कम हो गया, या जो सलाइवा का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, जिसकी वजह से सलाइवा जो है वो कम निकल रहा है, और जिसकी वजह से वो जो आपका माउथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रह रहा है। अब जो ओरल ड्राइनेस अकर्स मोस्ट कॉमनली एज अ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। ज़्यादातर ये कुछ ना कुछ मेडिकेशन वगैरह लेने की वजह से हो सकता है कि आपका जो आपका माउथ होता है वो ड्राई रहता है, ठीक है। मैनी ड्रग कैन कॉज सेंट्रल एंड पेरिफेरल इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू इज अनदर कॉमन। पहला इन्होंने बताया कि मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, या आपका कोई जो है आपका सलाइवरी ग्लैंड है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, या कोई रेडिएशन थेरेपी ली है उसकी वजह से आपकी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड ख़त्म हो रहे हैं, या नेक के कैंसर की वजह से हो सकता है। बिकॉज द सलाइवरी ग्लैंड ऑफर आर इंक्लूडेड इन द रेडिएशन फील्ड एंड सलाइवरी ग्लैंड सेल्स आर हाईली सेंसिटिव टू द effect of radiation. Chemotherapy for cancer or associated bone marrow transplantation also may cause reduced salivary function. तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपका ड्राई माउथ हो सकता है। उसके बाद एक ऑटो इम्यून डिजीज जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, सिजोर्जन सिंड्रोम। तो ये क्या करती है? सलाइवरी फंक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है बेसिकली लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ग्लैंड के ऊपर चले जाते हैं और उसको क्या करते हैं? एपिथेलियल सेल्स को
डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तुम लोग को पता है लिम्फोसाइट जो होते हैं वो आपके इम्यून सेल्स होते हैं। ये ऑटो इम्यूनिटी अगर बढ़ जाती है तो यही अपने सेल्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल जो होती है सलाइवरी ग्लैंड को उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी जब सलाइवरी ग्लैंड ही नहीं होंगे तो सलाइवा नहीं निकलेगा, सलाइवा नहीं निकलेगा तो क्या होगा भाई, नीरोस्टोमी हो जाएगा, मीन्स ड्राई माउथ हो जाएगा। अगली अगर बात करो, द डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ सलाइवा इन द माउथ लीड टू द ड्राइनेस ऑफ ओरल टिश्यू एंड लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव अफेक्ट ऑफ सलाइवा। जितने भी सलाइवा के प्रोटेक्टिव अफेक्ट वो नहीं होंगे, बफरिंग सिस्टम नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं होंगी, म्यूसिन नहीं होगा, ऐसे ये बहुत जल्दी बैक्टीरिया जो होंगे वो आपके माउथ के ऊपर जो होंगे वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई निकालने वाला ही नहीं होगा। सलाइवा क्या कर रहा था, लुब्रिकेट कर रहा था, बफरिंग एक्शन कर रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था, वो कोई काम हो ही नहीं सकेगा। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपका स्पीच प्रॉब्लम होगा, आपको सही से बोला नहीं जाएगा, ठीक है। ईटिंग में मसला होगा, सॉल्विंग में मसला होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी ड्राई माउथ के साइड इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा टीथ आर हाईली ससेप्टेबल टू कैरीज। मैंने यही बात की कि बैक्टीरिया जो होंगे वो आपके माउथ में जमा होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो आपके टीथ के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे कैरीज होगी, फिर आपको जिंजाइवल मार्जिन पे ऊपर जाएगा, फिर पेरियोडोंटाइटिस होगा, फिर कैंसर हो जाएगा। टेम्पररी रिलीफ इन अचीव बाय फ्रीक्वेंट सिपिंग ऑफ वाटर और आर्टिफिशियल सलाइवा लगाते हैं लोगों को। पेशेंट हु हैज सम फंक्शनल सलाइवरी टिश्यू में बेनिफिट फ्रॉम द फार्माकोलॉजिक थेरेपी विद ओरल पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। ये तुम लोग सेकंड में पढ़ोगे, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या होती है। ये वो ड्रग होती है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। अब तुम लोग को पता है जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसके अंदर एक ड्रग का नाम इन्होंने दिया हुआ है पाइलोकार्पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अभी तुम लोगों से नहीं पूछेंगे, या आपकी जब सेकेंडरी में आओगे फार्मा पढ़ोगे उसके अंदर तुम लोगों से पूछेंगे। ये सलाइवरी फ्लो को कम वो ज़्यादा कर देती है। ये हम देते हैं सिजोजन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। अगली बात करो, इन फ्यूचर सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद ज़ीरोस्टोमिया में इंक्लूड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सेल्स टू इंक्रीज फ्लूइड एंड प्रोटीन सिक्रीशन। यही बात है कि आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने, मगर ये इतना हर पेशेंट के अंदर तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स देते हैं। तो ये आपका सारा का सारा जो है वो ड्राई माउथ के बारे में है कि ड्राई माउथ जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला, या तो किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है या सलाइवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। सलाइवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन जो है या तो आपकी रेडिएशन थेरेपी की वजह से होगी, या नेक कैंसर की वजह से होगी, या आपकी सिजोजन सिंड्रोम की वजह से होगी। तो इन चीज़ों की वजह से आपकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, सलाइवा को जितने भी फंक्शन है वो नहीं हो पाते, कैरीज होने का खदशा होता है। तो हम क्या देते हैं, हम या तो कोई ड्रग देते हैं जिसको कंट्रोल करे, या तो हम कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जितना भी पार्ट है ये ख़त्म हो गया और हमारा ये चैप्टर भी पूरा ख़त्म हो गया। सो बस अब अगली जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी इस बुक को कंप्लीट करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बस ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म है।